आज की क्लास में हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इस आयोग के बारे में समझने से पहले हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि मानव अधिकार क्या होते हैं, मानव अधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर होता है। हमारे देश में मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई मैकेनिज्म बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट है, विभिन्न प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं, उनको कानूनी सुरक्षा दी गई है, लेकिन फिर भी आयोग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है तथा इस आयोग की संरचना, गठन, नियुक्ति, प्रतिवेदन, आयोग के कार्यों के बारे में तथा भारत और वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों के बारे में इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो इन सब बातों पर चर्चा करने से पहले इस बात की जानकारी प्राप्त करते हैं कि मानव अधिकार क्या होते हैं। मानव होने के नाते जो हमें अधिकार मिलते हैं उनको मानव अधिकार कहते हैं। अब वो मानव किसी भी देश का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है, किसी भी लिंग का हो सकता है, कोई भी भाषा बोलने वाला हो सकता है। उसको अधिकार मिलने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बस वो क्या होना चाहिए? मानव होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मानव अधिकार सार्वभौमिक होते हैं। पूरी दुनिया में जो भी मानव हैं उनको वो अधिकार मिलते हैं। तो ये अधिकार कौन कौन से होते हैं जिनको हम मानव अधिकार बोलते हैं, जो हमें मानव होने के नाते मिलते हैं? तो मानव होने के नाते पहला जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मिलता है, जैसे जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार प्रत्येक मानव को मिलता है। जीवन का अधिकार, कोई भी व्यक्ति जो मानव है उसको जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, स्वतंत्रता। समानता का अधिकार मिलेगा, संपत्ति रखने का अधिकार मिलेगा, कहीं भी आवागमन का अधिकार मिलेगा, विवाह और परिवार रखने का अधिकार मिलेगा, विवाह का अधिकार, परिवार का अधिकार मिलेगा, आराम करने का अधिकार उसको मिलेगा, आवास का अधिकार उसको मिलेगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी उसको मिलेगी, धर्म की स्वतंत्रता उसको मिलेगी, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता भी मिलेगी। ये सारे क्या हैं? मानव अधिकार हैं। जो भी अधिकार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सारे क्या हैं? मानव अधिकार हैं। जैसे और उदाहरण अगर अपन देखें मानव अधिकारों का, तो सहायता पाने का अधिकार भी मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति को सहायता पाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति की देखभाल करने का भी उसके पास अधिकार है। तो बहुत सारे अधिकार हैं जो हमें मानव होने के नाते मिलते हैं। हम इस धरती पे मानव के रूप में पैदा हुए हैं और मानव के रूप में पैदा होते ही हमें ये सारे अधिकार मिलते हैं, जिसमें हम यूँ कह सकते हैं अच्छा जीवन स्तर, अच्छा जीवन जीने का अधिकार भी मिलता है ना, अच्छा जीवन, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार भी मिलता है, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिलता है, राष्ट्रीयता का अधिकार है ना, राष्ट्रीयता का अधिकार। ये सारे अधिकार हमें मानव होने के नाते मिलते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि हम मानव हैं और मानव होने के नाते हमें जो अधिकार मिलते हैं वो अधिकार क्या होते हैं? मानव अधिकार होते हैं। अब दूसरी बात हमारे सामने आती है कि भाई मानव अधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर होता है? क्या भारत में हमें मानव अधिकार मिले हुए हैं या सिर्फ मूल अधिकार ही मिले हुए हैं? तो मानव अधिकार क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। पूरी दुनिया में जो भी व्यक्ति है, जो भी मानव के रूप में जन्म लिया है, उसको ये अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसका मतलब हम भी पूरी दुनिया में शामिल हैं, हमें भी क्या मिले हुए हैं? मानव अधिकार मिले हुए हैं। वे मानव अधिकार तो क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। हाँ, इनकी प्रकृति जरूर नैतिक होती है। नैतिक प्रकृति का होने का अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति मानव अधिकारों का हनन करता है तो उसको फिर कोई दंड की व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि मानव अधिकार नैतिक होते हैं और नैतिक होने के कारण इनके पीछे कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। भाई कोई हमारी सहायता नहीं कर रहा है, कोई हमारी देखभाल नहीं कर रहा है, तो क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं क्या? भाई देखभाल करना, सहायता पाना, ये तो हमारा
मानव अधिकार है ना, आराम करने का अधिकार भी हमारा मानव अधिकार है। लेकिन कोई हमें आराम नहीं करने दे रहा है तो क्या हम कोर्ट में थोड़ी चले जाएंगे? क्यों कोर्ट में नहीं जाएंगे? क्योंकि ये हमारा मानव अधिकार है। मानव अधिकार होने के कारण इसके पीछे कानूनी बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो मानव अधिकार सार्वभौमिक होते हैं, नैतिक होते हैं। अब दूसरी बात आती है कि भाई मानव अधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर होता है? क्या हमें मानव अधिकार प्राप्त हैं क्या? तो हमें मानव अधिकार प्राप्त हैं, मूल अधिकार भी प्राप्त हैं। कैसे हैं? मूल अधिकारों के रूप में ही मानव अधिकार प्राप्त होते हैं। मूल अधिकार का क्या अर्थ होता है? मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं। मानव अधिकार तो किसको प्राप्त होते हैं? मानव को प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? मानव को प्राप्त होते हैं। जबकि जो मूल अधिकार होते हैं ना, मूल अधिकार ये किसको प्राप्त होते हैं? नागरिक को प्राप्त होते हैं। जो भी व्यक्ति किसी देश का नागरिक है उसको मूल अधिकार प्राप्त होंगे, उसको मूल अधिकार प्राप्त होंगे। और जिन मानव अधिकारों को, मूल अधिकार क्या होते हैं? जिन मानव अधिकारों को संविधान में लिख दिया जाता है वो सारे मानव अधिकार क्या बन जाते हैं? मूल अधिकार बन जाते हैं। भाई हमारे देश में सभी लोगों को मानव अधिकार है, इतने सारे अधिकार मानव हैं इसलिए तो हैं ही, लेकिन इनमें से मूल अधिकार कौन से हैं? जिन अधिकारों को हमने संविधान में लिख दिया वो मानव अधिकार मूल अधिकार बन गए। जैसे जीवन का अधिकार हमारे संविधान में लिखा हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार लिखा हुआ है, समानता का अधिकार लिखा हुआ है, आवागमन का अधिकार लिखा हुआ है, अभिव्यक्ति की आज़ादी लिखी हुई है, धार्मिक स्वतंत्रता लिखी हुई है। तो ये सारे क्या हैं? हमारे मूल अधिकार हो गए, क्योंकि इनको हमने कहाँ लिख दिया? इनको हमने संविधान के अंतर्गत लिख दिया। तो ये क्या हो गए? हमारे मूल अधिकार हो गए, मूल अधिकार हो गए। भाई जो मानव अधिकार संविधान में लिख दिए जाते हैं, जिनको कानूनी दर्जा दे दिया जाता है, जिनके पीछे वैधानिक बाध्यता होती है, उन मानव अधिकारों को क्या बोल देते हैं? मूल अधिकार बोल देते हैं। बाकी के जैसे सहायता पाना, देखभाल करना, आवास का अधिकार, आराम करने का अधिकार, विवाह का अधिकार, ये मानव अधिकार तो हैं लेकिन मूल अधिकार नहीं है। जब किसी का विवाह नहीं होता है तो क्या वो कोर्ट में जा सकता है क्या कि मेरा विवाह नहीं हो रहा, मेरा विवाह सरकार को करवाना चाहिए? नहीं जा सकते। तो विवाह का अधिकार, परिवार रखने का अधिकार क्या है? मानव अधिकार तो है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि विवाह के अधिकार को कानूनी बाध्यता प्रदान नहीं की है। विवाह का अधिकार संविधान में नहीं लिखा गया है, इसलिए विवाह का अधिकार मानव अधिकार तो है, मूल अधिकार नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि मूल अधिकार क्या होते हैं? जिन अधिकारों को कानूनी दर्जा दे दिया जाता है, संविधान में जिनको लिख दिया जाता है, वो अधिकार, वो मानव अधिकार मूल अधिकार बन जाते हैं। और मूल अधिकार किसी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ही मिलते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत मिलते हैं। मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत मिलते हैं। और मूल अधिकारों के पीछे वैधानिक बाध्यता होती है, इनको कानूनी दर्जा दे दिया जाता है, जबकि मानव अधिकार के पीछे कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है। तो मैं अब समझता हूँ कि मूल अधिकार और मानव अधिकार का अंतर आपके समझ में आ गया होगा। क्या हमें मानव अधिकार भी प्राप्त हैं क्या? तो उत्तर है हाँ, हमें मूल अधिकारों के रूप में मानव अधिकार प्राप्त हैं। क्योंकि हमें ये मूल अधिकार प्राप्त हैं तो ये मूल अधिकार मानव अधिकार भी तो हैं, इसलिए हमें मूल अधिकारों के रूप में मानव अधिकार भी प्राप्त हैं। और दूसरी बात है, सारे जो मूल अधिकार होते हैं वो मानव अधिकार होते हैं, लेकिन सारे मानव अधिकार मूल अधिकार नहीं होते हैं। सिर्फ वे ही मानव अधिकार मूल अधिकार होते हैं जिनको कानूनी दर्जा दे दिया जाता है। जैसे इतने सारे मानव अधिकार हैं लेकिन मूल अधिकार सिर्फ कितने हैं? इनमें यही हैं बस, जिनको कानूनी दर्जा दिया हुआ है वो मूल अधिकार हो गए। इसका मतलब सारे मानव अधिकार मूल अधिकार नहीं हैं और सारे मूल अधिकार मानव अधिकार की श्रेणी में आते हैं। ये दोनों में अंतर है। अब तीसरा सवाल ये उठता है कि भाई हमें मूल अधिकारों के रूप में मानव अधिकार प्राप्त हैं और हमारे जो मूल अधिकार हैं उनको कानूनी रूप से सुरक्षा भी प्राप्त है,
क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हमारे यहाँ पे अनुच्छेद 32 है, हमारे यहाँ पे अनुच्छेद 226 है, हाई कोर्ट है, वो भी हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 32 है, जिनके तहत हम मूल अधिकारों का हनन होने पर कोर्ट जा सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, यानी हमारे अधिकारों के संरक्षण की पुख्ता व्यवस्था होने के बाद भी हमें ये आयोग बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? भाई हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? देखो, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, यानी उच्चतम न्यायालय है ना। उच्चतम न्यायालय क्या करता है? हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है। उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय भी है, उच्च न्यायालय है, अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 226 है, हमारे देश में लोकतंत्र है, विधि का शासन है, यानी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं। लेकिन फिर भी हमें ये आयोग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हमारे अधिकारों के संरक्षण के लिए सारी चीज़ें हैं, फिर भी ये आयोग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका उत्तर ये है, जो हमारे यहाँ पे अधिकारों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है उसमें काफ़ी कुछ कमियां हैं। जैसे एक तो सुप्रीम कोर्ट में हम अधिकारों के संरक्षण के लिए जाते हैं तो प्रक्रिया क्या है? बहुत ही जटिल है। अधिकारों के संरक्षण की प्रक्रिया क्या है? जटिल है, और न्याय बहुत महंगी मिलती है क्योंकि वकील की फीस बहुत ज़्यादा होती है, और समय बहुत ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है। भाई आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट गया हो? भाई सुप्रीम कोर्ट में वकील महंगे होते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कम ही जाते हैं। देखने में तो, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, अनुच्छेद 32 है, हम PIL दायर कर सकते हैं, लेकिन सारी प्रक्रिया बहुत जटिल है, महंगी भी बहुत है, टाइम भी बहुत लगता है। अब आप ये भी कह सकते हो कि साहब महंगी तो है, प्रक्रिया भी जटिल, लेकिन PIL के माध्यम से कोर्ट जा सकते हैं, जनहित याचिका के माध्यम से मूल अधिकारों की सुरक्षा करवा सकते हैं। तो PIL भी सुनने में अच्छी है, लेकिन उसमें भी प्रक्रिया जटिल है, उसमें भी टाइम बहुत लगता है। कारण क्या है? सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है और 150 करोड़ लोगों के मामले वहाँ पे जाते हैं, तो टाइम ज़्यादा लगता है, वकीलों की फीस ज़्यादा है, प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। इसलिए एक सरल मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता पड़ी जो सिर्फ एक एप्लीकेशन पर सुनवाई कर ले। तो इसलिए एक सरल मैकेनिज्म बनाया गया, और वो सरल मैकेनिज्म किस रूप में हमारे सामने आया? वो मानव अधिकार आयोग के रूप में हमारे सामने आया। ये क्या है? सरल मैकेनिज्म की स्थापना करता है। कैसे करता है? भाई उच्चतम न्यायालय में वकील करना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, यहाँ तो सिर्फ क्या देनी पड़ेगी? एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एक क्या देनी पड़ेगी? एप्लीकेशन, सादा कागज़ पर एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी, कोई वकील नहीं है, उसके बाद में ये आयोग अपने आप ही सुनवाई कर लेता है। यानी अधिकारों के संरक्षण के लिए एक सरल मैकेनिज्म बनाया गया, जिसको क्या बोलते हैं? मानव अधिकार आयोग बोलते हैं। तो पहला कारण तो ये है कि आयोग क्यों बनाया गया, क्योंकि अधिकारों के संरक्षण के लिए जो मैकेनिज्म पहले बना हुआ था वो, उसमें प्रक्रिया जटिल है, महंगा है, टाइम बहुत लगता है। और क्या कारण है इसके? कुछ घरेलू कारण हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं। मानव अधिकार आयोग स्थापित करने के घरेलू कारण कौन से जिम्मेदार हैं? तो आपने आपातकाल का जिक्र कभी सुना होगा। आपातकाल के दौरान सरकार के द्वारा लोगों के मूल अधिकारों का दुरुपयोग किया था, लोगों के मूल अधिकारों का बहुत ज़्यादा हनन किया गया था, लोगों को जेल में डाल दिया गया, प्रेस को सेंसर कर दिया, लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। यानी आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी यहीं था, अनुच्छेद 32 भी यहीं था, हाई कोर्ट भी यहीं था, अनुच्छेद 226 भी यहीं था, सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर भी आपातकाल के दौरान सरकार के द्वारा लोगों के अधिकारों का हनन, और सुप्रीम कोर्ट ने भी लोगों के अधिकारों को सुनने से, अधिकारों का संरक्षण देने से मना कर दिया था। आपको ADM जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला
वाद याद होगा जिसमें शिवकांत शुक्ला नाम के व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया था आपातकाल में। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनने से ही इनकार कर दिया और कहा कि आपातकाल लगा हुआ है और मूल अधिकारों को निलंबित किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब है सारी चीज़ें होने के बावजूद भी लोगों के अधिकारों का हनन होता है, इसलिए इस आयोग की स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार आपको निवारक नज़रबंदी कानून भी याद होगा, जब हमने मूल अधिकार पढ़ा था उसमें पुलिस के पास बहुत ज़्यादा अधिकार आ जाते हैं। पुलिस किसी भी व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत उठा के ले जाती है और 3 महीने तक जेल में रख सकती है। और इसी प्रकार आपने अप्सपा का नाम भी सुना होगा, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, जिसमें सेना को किसी भी व्यक्ति को देखते ही गोली मारने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति के किसी भी टाइम पर घर की तलाशी ली जा सकती है और सेना किसी भी काम के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो ये घरेलू ऐसे कुछ कारण हैं जहां लोगों के मूल अधिकारों का हनन होता है। लोकतंत्र के अंतर्गत भी सरकारों के द्वारा अधिकारों का हनन होता है, इसलिए इस आयोग को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी थी। और अंतर्राष्ट्रीय अगर कारण देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कारण में 1990 में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था। इस पेरिस सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया था कि वे प्रत्येक देश में एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जाएगी। तो इस पेरिस सम्मेलन के बाद में भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। तो मानव अधिकार आयोग क्यों बनाया गया, इसके पीछे ये सारी पृष्ठभूमि है। अब हम देखेंगे कि मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है, संरचना कैसी होती है, सदस्य इसके कितने होते हैं, कार्यकाल सदस्यों का कितना होता है और इस प्रतिवेदन किसको सौंपता है। तो चलिए देखते हैं मानव अधिकार आयोग की प्रकृति। मानव अधिकार आयोग कैसा आयोग है भाई? मानव अधिकार आयोग संवैधानिक आयोग है या फिर सांविधिक आयोग है या फिर गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक आयोग है? कैसा आयोग है? तो मानव अधिकार आयोग कैसा आयोग है? सांविधिक आयोग है। कैसा आयोग है? सांविधिक आयोग। सांविधिक आयोग होने का मतलब क्या है? मानव अधिकार आयोग का गठन संसदीय विधि के द्वारा किया गया था। संसद ने कानून बनाकर मानव अधिकार आयोग का निर्माण किया था, इसलिए ये क्या है? सांविधिक आयोग है। तो संसद ने विधि कौन सी बनाई थी? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इस अधिनियम को लागू किया गया था 12 अक्टूबर 1993। यानी मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993। और दूसरी बात, इस प्रकृति देखें मानव अधिकार आयोग की, तो मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त और स्वतंत्र आयोग है। इससे पहले हमने जो भी आयोग पढ़े थे, जैसे महिला आयोग पढ़ा, बैकवर्ड क्लासेज का आयोग पढ़ा है, SC ST का आयोग पढ़ा, तो वो सारे आयोग क्या होते हैं? वो मंत्रालय के पार्ट होते हैं, वो मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। लेकिन ये जो मानव अधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये किसी भी मंत्रालय का पार्ट नहीं होता है। मंत्रालय से क्या होता है? स्वतंत्र और स्वायत्त रूप से कार्य करता है। तो ये आयोग क्या होता है? स्वतंत्र होता है, किसी मंत्रालय का पार्ट नहीं होता है, किसी मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता है, ये स्वायत्त भी होता है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्वायत्त और स्वतंत्र क्यों होता है, जबकि अन्य आयोग तो मंत्रालय के अधीन काम करते हैं? तो ये इसकी कार्य की प्रकृति के कारण है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग काम क्या करता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जनता के मानव अधिकार या मूल अधिकारों के संरक्षण का कार्य करता है। और आप जानते हो ज़्यादातर अधिकारों का हनन किसके द्वारा किया जाता है? सरकार और राज्यों के द्वारा ज़्यादा अधिकारों का हनन
किया जाता है। हालांकि समाज भी मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है। समाज कैसे करता है? जैसे किसी के साथ छुआछूत कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, भ्रूण हत्या कर रहे हैं, किसी के साथ कोई व्यक्ति बलात्कार कर रहा है, यौन शोषण कर रहा है, ऑनर किलिंग की जा रही है, सारे मानव अधिकार के ही मामले हैं। इनके साथ साथ समाज के साथ साथ सरकार भी बड़े स्तर पर मानव अधिकार का हनन करती है। और ये जो मानव अधिकार आयोग है, ये सरकार के कार्यों की समीक्षा और आलोचना करता है। इसलिए इसको क्या बनाया गया है? स्वतंत्र बनाया गया है। अगर ये किसी मंत्रालय के अधीन काम करता, किसी मंत्री के अधीन काम करता और उस मंत्रालय के द्वारा लोगों के अधिकारों का हनन होता, तो क्या ये आयोग उसकी समीक्षा कर सकता था? क्या ये आयोग उस मंत्री के विरुद्ध उस मंत्री के कार्यों की आलोचना कर सकता था क्या? उत्तर है नहीं। इसलिए इस आयोग को क्या बनाया गया है? अन्य आयोगों की तरह नहीं बनाकर इसको मंत्रालयों से स्वतंत्र और स्वायत्त बनाया गया है, क्योंकि ये सरकार की आलोचना करता है, सरकार के कार्यों की समीक्षा करता है। तो ये आयोग क्या होता है? स्वतंत्र और स्वायत्त होता है। इस आयोग की सिफारिशें होती हैं, वो क्या होती हैं? सलाहकारी होती हैं। आयोग की जो सिफारिश होती है या आयोग की प्रकृति कैसी होती है? सलाहकारी होती है। इसके पास कोई बाध्यकारी शक्तियां नहीं होती हैं। वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? यूएनओ के द्वारा कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948। और 10 दिसंबर 1948 को क्या किया गया था? सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। इसीलिए 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये तो इसकी प्रकृति हो गई आयोग की। अब देखते हैं इस आयोग का गठन। आयोग में एक अध्यक्ष समेत 5 सदस्य होते हैं। आयोग में कितने सदस्य और कितने अध्यक्ष होते हैं? आयोग में 1 + 5, यानी एक तो क्या होता है? आयोग में अध्यक्ष होता है और 5 होते हैं इसमें सदस्य। जो अध्यक्ष होता है उसकी योग्यताएं क्या होती हैं? अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनता है। ये तो अध्यक्ष की योग्यता हो गई। और सदस्य होंगे 5। इन सदस्यों में से एक सदस्य ऐसा होगा जो सुप्रीम कोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त जज होगा। सेवारत भी हो सकता है और सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकता है। और एक सदस्य ऐसा होगा जो हाई कोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। हाई कोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। और एक इसमें क्या होगी? महिला आवश्यक है। एक सदस्य महिला होना आवश्यक है। और 2 जो अन्य सदस्य होंगे वो मानव अधिकारों के बारे में विशेष ज्ञान रखते हों। ऐसे 2 व्यक्ति भी इसके सदस्य हो सकते हैं। तो अध्यक्ष और सदस्यों की ये योग्यताएं होती हैं। मानव अधिकार के बारे में विशेष ज्ञान रखते हो। ऐसे ये 5 सदस्य और एक अध्यक्ष से मिलकर आयोग बनता है। तो ध्यान में रखना, अध्यक्ष कौन बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। और दूसरी बात है, जो सदस्य होंगे 2 वो कौन होंगे? एक हाई कोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त जज हो सकता है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त जज हो सकता है। और एक महिला होना ज़रूरी है। और 2 ऐसे लोग होंगे जो मानव अधिकारों के बारे में विशेष ज्ञान रखते हैं।
तो ये इन सदस्यों से मिलकर आयोग का गठन होगा। और ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये सेवारत न्यायाधीशों को आयोग का सदस्य बनाया जाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेके ही सेवारत जजों को NHRC का सदस्य बनाया जा सकता है। भाई किसी भी सेवारत जज को अगर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य बनाया जा रहा है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा, और परामर्श कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो इस आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। और दूसरी बात है कि भाई इसमें जजों को क्यों रखा गया है, जजों को रखने का क्या कारण है? इससे पहले हमने जो आयोग पढ़े हैं उनमें तो अध्यक्ष या सदस्य जज थे नहीं। एक सिर्फ वित्त आयोग में एक न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति सदस्य था, बाकी किसी भी आयोग में कोई जज नहीं था। तो इसका कारण यही है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य ऐसे हैं कि इसमें निष्पक्षता की आवश्यकता होती है, और हमारे देश में न्यायाधीश से ज़्यादा निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला कोई पदाधिकारी नहीं है, क्योंकि ये आयोग सरकार के विरुद्ध कार्य करता है। सरकार के विरुद्ध जो शिकायतें आती हैं उनकी जांच करता है, सरकार की आलोचना करता है, सरकार के कार्यों की समीक्षा करता है। तो वहाँ अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति होगा तो वो फिर वो कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे जजों को इस आयोग का सदस्य और अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि जज हमेशा बिना दबाव के और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, और इसका कार्य भी क्या है? सरकार पर निगरानी रखना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वॉच डॉग की तरह कार्य करता है, जो सरकार के कार्यों पर निगरानी करता है। इसलिए इसके सदस्य किसको बनाया गया है? जजों को बनाया गया है। बाकी किसी आयोग में आपको जज नहीं मिलेंगे। तो ठीक है। इसके बाद में इस आयोग में 7 पदेन सदस्य होते हैं। इस आयोग में क्या होते हैं? 7 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य कौन होते हैं भाई? पदेन सदस्य होंगे SC आयोग के अध्यक्ष, ST आयोग के अध्यक्ष, और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, और महिला आयोग के अध्यक्ष। इन सभी आयोगों के क्या होते हैं? जो अध्यक्ष होते हैं वो इस आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? पदेन सदस्य। और कौन है? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वो भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। और दिव्यांगों के जो अध्यक्ष होते हैं दिव्यांग आयोग के, वो भी इसके क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। तो ये 5-7 आयोगों के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दिव्यांगों का जो आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, उनके अध्यक्षों को इसका पदेन सदस्य बनाया गया है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अन्य आयोगों में तो कोई पदेन सदस्य नहीं था, यहाँ पे पदेन सदस्य इन आयोगों के अध्यक्ष को क्यों बनाया है? तो इसका कारण ये है कि आप देखोगे समाज में किन लोगों के मानव अधिकार या मूल अधिकारों का हनन ज़्यादा होता है। महिलाओं के अधिकारों का हनन ज़्यादा होता है या पुरुषों के अधिकारों का हनन ज़्यादा होता है? जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों का हनन ज़्यादा होता है या सामान्य वर्ग के लोगों का अधिकारों का हनन ज़्यादा होता है? मुसलमानों के अधिकारों का ज़्यादा होता है या हिंदुओं के अधिकारों का हनन ज़्यादा होता है? आप खुद ही देख लो। हालांकि मानव अधिकार जाति, धर्म, भाषा, लिंग इसके आधार पर भेदभाव नहीं करते, लेकिन समाज की सच्चाई यही है कि हमारे देश की जेलों में जो बंद लोग हैं वो अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। उनके साथ गरीबी, अशिक्षा, इसके कारण भेदभाव होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है। इसलिए इन आयोगों के जो अध्यक्ष हैं उनको पदेन सदस्य के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी कि जजों को क्यों रखा गया है, इन आयोगों के अध्यक्ष को पदेन सदस्य क्यों रखा गया है। क्योंकि अधिकतर मानव अधिकारों का जो हनन होता है वो SC, ST, अल्पसंख्यक, महिला, इन्हीं वर्गों से संबंधित लोग होते हैं जिनके अधिकारों का ज़्यादा हनन होता है। इसलिए इन आयोगों के अध्यक्ष को यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है। इसके बाद में गठन के बाद देखते हैं नियुक्ति।
तो मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन नियुक्ति करेगा? राष्ट्रपति। मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति कैसे करेगा? वारंट के द्वारा करेगा। कैसे करेगा? वारंट। वारंट का मतलब राष्ट्रपति की खुद की सील होगी, खुद के हस्ताक्षर होंगे, उसको क्या बोलते हैं? वारंट बोलते हैं। और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा तो उसके लिए 6 सदस्यीय एक समिति बनी हुई है, उस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। तो जो आयोग के सदस्य और अध्यक्ष हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करेगा? 6 सदस्यों की एक समिति बनी हुई है, उस समिति की सिफारिश पर इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। 6 सदस्यों की समिति में कौन है? प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं उपसभापति, और कौन है? और लोकसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता। जैसे वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति जो सिफारिश देती है राष्ट्रपति को, उसके सदस्य बन जाएंगे, है ना। इसी प्रकार राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो इसके सदस्य बन जाएंगे। स्पीकर ओम बिरला है, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और राज्यसभा में उपसभापति कौन है? वो भी इस समिति के सदस्य हैं। तो इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है वारंट के द्वारा। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो भाई गृह मंत्री को क्यों रखा गया है? तो गृह मंत्री को इसलिए रखा गया है क्योंकि मानव अधिकारों का अधिकतर उल्लंघन सेना के द्वारा, पुलिस के द्वारा, इनके द्वारा होता है, और ये किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, इसलिए इनको रखा गया है। तो ये इनकी नियुक्ति हो गई। फिर आता है कार्यकाल। तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई? अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष तक। अगर एक सदस्य है वो अधिकतम कितने वर्ष तक रह सकता है? 3 वर्ष तक। लेकिन उसकी आयु अगर 70 वर्ष हो जाती है तो 3 वर्ष पहले भी हट सकता है ना। एक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, लेकिन वो 70 साल की उम्र तक ही रह सकता है। अब मान लीजिए किसी को 69 वर्ष की उम्र में नियुक्त कर दिया, तो वह क्या वो 3 साल रहेगा क्या? नहीं, वो 70 वर्ष तक रहेगा, 1 साल ही उसका कार्यकाल रहेगा। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है, लेकिन अधिकतम उम्र क्या है पद पर रहने की? 70 साल है। 70 साल तक की कोई व्यक्ति उस पद पर रह सकता है। और फिर आता है इसकी त्यागपत्र। ये सदस्य त्यागपत्र किसको देते हैं? सदस्य त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और सदस्यों को पद से हटाता कौन है? पद से हटाता कौन है और क्यों हटाता है? पद से हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। लेकिन इन अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने के आधार क्या हैं? तो वो हैं साबित कदाचार। पद से कब हटाया जाएगा? साबित कदाचार और असमर्थता के कारण। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। साबित कदाचार का मतलब उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है या कोई पद का दुरुपयोग किया है, किसी का यौन शोषण किया है, तो वो साबित कदाचार की श्रेणी में आता है। असमर्थता क्या होती है? शारीरिक होती है। भाई किसी को दिख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, बैठ नहीं पाता है, बीमार है, तो वो शारीरिक रूप से असमर्थ है। तो इस आधार पर सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ध्यान में रखना, पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच आवश्यक है। आपको मैंने सुप्रीम कोर्ट के से संबंधित अनुच्छेद 145 बताया था। उसमें मैंने आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए जो जांच की जाएगी उसकी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। तो जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष के हटाने के लिए जांच की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वैसे इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की
जांच आवश्यक होती है। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। तो किसकी जांच के बाद में बिठाएंगे? उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही इनको पद से हटाया जा सकता है। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही अपने पद से हटाया जा सकता है। और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। तो ये इनकी कार्यकाल हो गया, त्यागपत्र हो गया, पद से हटाने के आधार हो गए, और कैसे हटाएंगे, कौन हटाएंगे, ये सारी चीजें आ गई। अब आयोग अपनी प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं कर सकता है। आयोग अपनी प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं कर सकता है। आयोग को किस प्रकार की शक्तियां होंगी? सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। सिविल न्यायालय की शक्तियां आयोग को होती हैं। और आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देता है? आयोग अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार को। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आयोग अपना प्रतिवेदन भेजता है। केंद्र सरकार आयोग के प्रतिवेदन को कहाँ भेजती है? संसद के पटल पर रखती है कि इस आयोग की सिफारिशों पर क्या क्या कार्यवाही की गई, और कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसका कारण सहित ज्ञापन संसद के पटल पर केंद्र सरकार के द्वारा रखा जाता है। तो ये इस आयोग की प्रक्रिया, नियुक्ति, कार्यकाल, शक्तियाँ हो गई। अब इस देखेंगे इस आयोग के कार्य क्या होते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्या कार्य होते हैं? तो इस आयोग के कार्य भी लगभग वैसे ही हैं जैसे हमने अन्य आयोगों को देखे थे। तो दो कार्य तो सेम ही है। देखो, दो तीन कार्य: संवैधानिक प्रावधानों की निगरानी करना, शिकायतों की जांच करना, निरीक्षण करना, ये महिला आयोग के जैसा कार्य है। पुनरावलोकन, ये भी महिला आयोग के जैसा कार्य है। ये दो तीन कार्य इनके अलग हैं। तो पहला जो कार्य है ये है संवैधानिक प्रावधानों की निगरानी करना। अब सवाल ये उठता है कि किसके संवैधानिक प्रावधानों की, कौन से संवैधानिक प्रावधानों की? तो यहाँ हम मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो लोगों के जो संविधान में मानव अधिकार दिए गए हैं, किस रूप में? मूल अधिकारों के रूप में। तो लोगों के मानव अधिकारों के जो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है कि कितने अधिकार लोगों को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो संविधान में मानव अधिकारों से संबंधित, मूल अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों की निगरानी करता है ये आयोग। और उनका कितना क्रियान्वयन किया हुआ है, कितना क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है, उसका मूल्यांकन इस आयोग के द्वारा किया जाता है। यानी संविधान में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं ना, उन प्रावधानों की निगरानी ये आयोग करता है, जिसको NHRC बोलते हैं। दूसरा ये आयोग क्या करता है? शिकायतों की जांच करता है। अब सवाल उठता है कि शिकायतें किसकी? मानव अधिकारों के हनन की शिकायतें, उनकी ये जांच करता है। और शिकायतें किस प्रकार की हो सकती हैं? भाई, किसी के साथ फर्जी मुठभेड़ होगी तो उस व्यक्ति के मानव अधिकार का हनन होगा। किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी को दास बना के रखा जा रहा है, किसी को पूरी मजदूरी नहीं दी जा रही है, महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, तो ये सारे मानव अधिकार के हनन से संबंधित मामले हैं। इन मामलों की जांच NHRC के द्वारा की जाएगी। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, NHRC स्वयं संज्ञान भी ले सकता है। स्वयं संज्ञान भी ले सकता है, यानी स्वतः कार्यवाही कर सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्यू मोटो बोलते हैं। जैसे हमने महिला आयोग के बारे में बात की थी, स्यू मोटो की, वैसे मानव अधिकार आयोग के पास भी स्वयं ही संज्ञान लेने की शक्ति होती है। कहीं भी इनको लगता है कि मानव अधिकार का हनन हो रहा है, अखबार से इनको पता लगता है, टीवी से लगता है, अन्य माध्यम से लगता है, तो ये स्वयं भी जांच शुरू कर सकते हैं। भाई, किसी व्यक्ति को हिरासत में मौत हो जाए, किसी को यातना दी जा रही है, कहीं बाल श्रम हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, ये सारे जो मामले हैं, सारे मानव अधिकारों के हनन से संबंधित मामले हैं। या किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया है, ये भी मानव अधिकार से संबंधित मामला होता है। तो इन शिकायतों की जांच करता है। तो कौन सी शिकायतों की? मानव अधिकार के हनन की शिकायतों की जांच करता है, मानव अधिकार के हनन की शिकायतों की। दूसरी बात है निरीक्षण करना। तीसरा कार्य क्या है? निरीक्षण करना। तो महिला वाले में भी हमने बताया था कि निरीक्षण करेगा महिला आयोग। किसका?
जेल का कर लेगा, बंदी गृह का कर लेगा, सुधार गृह का कर लेगा। वैसे ये मानव अधिकार आयोग भी निरीक्षण कर सकता है। किसका करेगा? किसी जेल का करेगा। किसका करेगा? जेल या बंदी गृह जहाँ पे व्यक्तियों को रखा जाता है, या सुधार गृह, वहाँ का निरीक्षण करेगा और ये चेक करेगा कि वहाँ जेल में व्यक्ति के मानव अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है, जेल में उनको प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा है, जेल में उनके साथ अमानवीय व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है। इसके लिए वो इन चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। और पुनरावलोकन किसका करते हैं? विधियों का करते हैं। क्यों करते हैं? अगर किसी विधि में कोई सुधार करने की आवश्यकता है, कोई संशोधन करने की आवश्यकता है, तो वो सिफारिश कौन देता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। लेकिन किसके बारे में? अगर मानव अधिकारों से संबंधित जो कानून बने हुए हैं, मानव के अधिकारों के हितों के संरक्षण के लिए जो कानून बने हुए हैं, उन कानूनों का पुनरावलोकन करेगा, यानी उनकी समीक्षा करेगा। कोई कानून नया बनाना है तो भी ये सिफारिश दे सकते हैं, किसी बने हुए कानून में कोई परिवर्तन करना है तो भी ये सिफारिश दे सकते हैं। तो पुनरावलोकन वाला हमने महिला आयोग में देखा था, ये भी हमने महिला आयोग में देखा था, ये भी महिला आयोग का कार्य है, ये भी महिला आयोग वाला ही कार्य है, ये भी महिला आयोग वाला कार्य है। यानी ये कार्य तो सभी आयोगों के थे, ये चारों महिला आयोग के भी थे, इसके भी ये कार्य हैं। तो इनको आप इंटरलिंक करके आराम से याद रख सकते हो। सारे जो आयोग हैं उनके कार्य लगभग सेम ही हैं, संरचना भी लगभग सेम है। भाई वित्त आयोग की अलग है, एनएचआरसी की थोड़ी सी अलग है, महिला आयोग की अलग है, बाकी तो लगभग सेम ही है। उसके बाद देखो, जागरूकता फैलाएंगे और अनुसंधान करेंगे। जागरूकता किसके बारे में फैलाएंगे? जागरूकता फैलाएंगे मानव अधिकारों के बारे में। भाई हमें पता ही नहीं है कौन सा अधिकार हमारा मानव अधिकार है। भाई जैसे आराम करना हमारा मानव अधिकार है, अच्छा जीवन जीना हमारा मानव अधिकार है, कहीं भी जाना आना मानव अधिकार है, किसी भी भगवान को मानने का अधिकार हमें है। तो उनके बारे में जागरूकता फैलाना कैसे फैलाएंगे? भाई टीवी, रेडियो, समाचार, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से फैला सकते हैं, कोई सेमिनार का आयोजन करवा सकते हैं, वर्कशॉप का आयोजन करवा सकते हैं। तो प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों में मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य करता है। कौन? मानव अधिकार आयोग। दूसरा लिखा हुआ है अनुसंधान। तो अनुसंधान का मतलब शोध करेंगे। अनुसंधान करने का मतलब है मानव अधिकारों के बारे में रिसर्च करना कि कैसे उन अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है, उनके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो अनुसंधान करने वाला, जागरूकता फैलाने वाला ये नया कार्य है इसका। और अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों का क्रियान्वयन करना। भाई मानव अधिकारों के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते बने हुए हैं। आप जानते हो सोवियत संघ के विघटन के बाद में, यानी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद में सबसे ज़्यादा जो बल दिया जा रहा है वो लोकतंत्र और मानव अधिकारों पर दिया जा रहा है। भाई पश्चिम में तो सारा जो चुनाव के मुद्दे होते हैं वो मानव अधिकारों को लेकर होते हैं, पर्यावरण को लेकर होते हैं, जबकि हमारे यहाँ किस पर होते हैं? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। कोई मंगलसूत्र की बात करता है, कोई गाय भैंस की बात करता है, कोई पाकिस्तान की बात करता है। इस प्रकार के हमारे यहाँ चुनावी मुद्दे होते हैं। पश्चिम में चुनावी मुद्दे कैसे होते हैं? मानव अधिकार के होंगे, लोकतंत्र के होंगे, पर्यावरण से संबंधित होंगे। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद में पश्चिमी देशों में मानव अधिकारों पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाने लगा और उनके लिए अनेक प्रकार के कानून, अनेक प्रकार की समितियाँ, अनेक प्रकार की संधियाँ बनाई जाती हैं। अनेक प्रकार के कानून, समितियाँ, संधि उनके द्वारा की जाने लगी। तो कई संधियाँ पूरे विश्व के लिए भी होती हैं। तो हमारा जो मानव अधिकार आयोग है ये देखता है कि भाई हमने अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ हुई हैं, समझौते हुए हैं, उनके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसको देखने का कार्य भी इसी का है। हमने जो मानव अधिकार आयोग बनाया है वो पेरिस समझौते के बाद में ही बनाया है, क्योंकि पेरिस समझौते में ये कहा गया था कि प्रत्येक देश में एक स्वायत्त और स्वतंत्र मानव अधिकार आयोग बनाया जाएगा। तो उसी के क्रियान्वयन के क्रम में हमने मानव अधिकार आयोग बनाया। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के कानून हो सकते हैं, अनेक प्रकार के समझौते हो सकते हैं। तो उनका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कौन देखेगा? ये आयोग देखेगा, है ना। तो ये भी इसका एक कार्य है। तो कार्य है, इनके आप कीवर्ड याद रख सकते हो भाई, ये निरीक्षण वाला, पुनरावलोकन, जागरूकता, अनुसंधान।
अब ये आपको ध्यान में रखना होगा, जागरूकता किसके बारे में फैलाएंगे, अनुसंधान किसके बारे में करेंगे, मानव अधिकारों के बारे में। और अंतर्राष्ट्रीय समझौते का क्रियान्वयन, भाई अंतर्राष्ट्रीय समझौता किसके बारे में, मानव अधिकार के बारे में। संवैधानिक प्रावधान किसके बारे में, मानव अधिकार के बारे में। शिकायतें किसकी जांचेंगी, मानव अधिकार के हनन की जांचेंगी। निरीक्षण करेंगे तो क्यों करेंगे, कि मानव अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है ना। ये सारी चीजें आसानी से आप याद कर सकते हो। और उसके बाद में एक और है, लास्ट कार्य है इसका, एनजीओ के मानव अधिकारों के हितों के संरक्षण के जो प्रयास किए जाते हैं उनको बढ़ाना। भाई विश्व में कई ऐसे गैर सरकारी संगठन बने हुए हैं, सरकार के स्तर पर तो मानव अधिकारों के हितों के लिए कार्य किए ही जा रहे हैं, गैर सरकारी स्तर पर भी सिविल सोसाइटी के द्वारा भी मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य किए जाते हैं। तो वो जो एनजीओ कार्य करते हैं, सिविल सोसाइटी कार्य करती है, उनके कार्यों को बढ़ाते हैं, उनका हौसला अफजाई करने का कार्य मानव अधिकार आयोग के द्वारा किया जाता है। तो क्या भारत में या विश्व में कोई ऐसे संगठन बने हुए हैं क्या जो मानव अधिकारों के लिए काम करते हैं? तो उत्तर है हाँ, विश्व में भी मानव अधिकार के काम करने के लिए एनजीओ बने हुए हैं। भारत में भी 2 एनजीओ ऐसे हैं जो मानव अधिकारों के मामले में अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन से गैर सरकारी संगठन हैं जो वैश्विक स्तर पर और भारत में मानव अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले भारत में देखें तो पहला जो एनजीओ है वो पीयूसीएल है। भारत में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करने वाला एक एनजीओ है जिसको क्या बोलते हैं, पीयूसीएल बोलते हैं। और इसका पूरा नाम है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, ये इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना क्यों हुई थी आप जानते हो, इस सन से आप पता लगा सकते हो। भारत में 1976 का जो सन है बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? इस समय क्या हुआ था, इस समय आपातकाल देश में लगा हुआ था। और आपातकाल के दौरान आपको पता है लोगों के अधिकारों का हनन किया गया था, लोगों के मूल अधिकारों का दुरुपयोग किया गया था। न न्यायालय सुन रहा था, न पुलिस सुन रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था। तो बड़े स्तर पर जब लोगों के मानव अधिकारों का हनन किया गया तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा एनजीओ बनाया गया था जिसका क्या नाम है, पीयूसीएल। और इसी एनजीओ के अधीन एक दूसरा एनजीओ काम कर रहा था तो जिसका कार्य क्षेत्र दिल्ली था, जिसको क्या बोलते हैं, पीयूडीआर। तो पीयूडीआर इस एनजीओ की एक शाखा ही थी जो दिल्ली में काम करती थी। लेकिन इसके बाद में इस दोनों का विभाजन हो गया और 1981 में पीयूडीआर ने अपना अलग कार्य करना शुरू कर दिया। तो इस एनजीओ की स्थापना तो हुई थी 1976 में। दोनों ही एनजीओ एक ही काम करते हैं, मानव अधिकारों के लिए काम करते हैं, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए काम करते हैं। ये दोनों आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करते हैं, नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए काम करते हैं। भाई नागरिक स्वतंत्रता मतलब आने जाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, कहीं बस जाने का अधिकार जो अनुच्छेद 19 में दी गई हैं वो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। और लोकतांत्रिक अधिकार में चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया, मतदान देने का अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता हो गई, ये सारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं। तो इन अधिकारों की रक्षा इनके द्वारा की जाती है, इन अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं। तो अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये जब पीयूडीआर इसकी शाखा थी पीयूसीएल की, तो ये अलग क्यों हुआ? अलग इसलिए हुआ कि 1977 में भारत में जनता पार्टी सरकार बन गई और जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में पीयूसीएल की जो गतिविधियां थी वो कम हो गई धीरे धीरे। तो इसके कारण पीयूडीआर जो इसका एक शाखा थी वो अलग से काम करने लगी। 1981 में उसने स्वतंत्र अस्तित्व अपना बना लिया। और पीयूडीआर का पूरा नाम भी यही है, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट,
ये PUDR का पूरा नाम है और 1981 में अपना स्वतंत्र रूप से इसने कार्य करना शुरू कर दिया। तो भारत में ध्यान रखना है, दोनों NGO मानव अधिकारों के मामले में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। विश्व स्तर पर देखें तो ये दो सबसे पुराने और महत्वपूर्ण NGO हैं जो मानव अधिकारों की समीक्षा करते हैं, जांच करते हैं, उन पर अपनी रिपोर्ट भी पेश करते हैं कि कौन से देश में मानव अधिकार का हनन ज़्यादा हो रहा है, कौन से देश में कम हो रहा है। तो एक तो है ह्यूमन राइट वॉच, ये तो कहाँ करता है, अमेरिका में, इस अमेरिका का है और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ह्यूमन राइट वॉच की स्थापना कब हुई थी, 1978 में। और दूसरा जो NGO है AI का मतलब एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका पूरा नाम क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में। तो ये सबसे पुराना NGO है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये ब्रिटेन में लंदन में स्थित है। कहाँ है, ब्रिटेन के लंदन में इसका मुख्यालय है। तो ये दोनों वैश्विक स्तर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले NGO हैं जो मानव अधिकारों की जांच करते हैं, उनकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं। और भारत में PUCL और PUDR है। तो इनकी स्थापना कब हुई, क्या काम करते हैं, इनका कार्य क्षेत्र कहाँ है, स्थापना कब हुई, कहाँ इनका मुख्यालय, आप ध्यान रख सकते हैं।